हेलो दोस्तों, मैं अग्रसेन आर्या और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं आजकल क्लास 12th की फिजिक्स की न्यूमेरिकल की सीरीज। और आज की सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके लिए। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि आप पिछली वाली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 के सारे फार्मूलेज डिस्कस किए थे और हमने सारे फॉर्मूले यहाँ पर लिख करके भी आपको दिखाए थे। साथ ही साथ में ये भी बताया था कि कौन सा फार्मूला किस न्यूमेरिकल में किस प्रकार से अप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर आपने पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है, किसी ने भी अगर नहीं देखा है, तो प्लीज सबसे पहले जाकर के आप पहला लेक्चर देखिए। और अगर आप पहले लेक्चर को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा प्रीवियस वीडियो का। ठीक है, वहां पर जाकर के आप उस लेक्चर को देख पाएंगे। अगर आप लेक्चर नंबर 1 देख करके आते हैं तो डेफिनेटली आपको ये क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और मैं ये वादा करता हूं कि अगर आप हमारे साथ रेगुलरली बने रहेंगे तो डेफिनेटली आपके जो दिमाग में न्यूमेरिकल का जो डर बैठा होता है वो डेफिनेटली आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कह देना चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, मान लिया कोई भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल है या फिर मैथ का कोई क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अगर आप उसे सॉल्व करना चाहते हैं और नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो ऐसी स्थिति में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और अगर आप हमारे वीडियोस लेक्चर का, मान लिया फिजिक्स की सारे हमारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर का अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो चलो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग वो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे और वो न्यूमेरिकल्स लेंगे जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, एक बात याद रखिएगा, अगर क्लास को आप पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक काम करना है कि आपको लेटना नहीं है, लेट करके वीडियो नहीं देखना है, खड़े होकर वीडियो नहीं देखना है। बैठिए, और कैसे बैठना है, पेन कॉपी लेकर के बैठिए, तभी आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, और प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उनको भी देख लीजिए, तो बहुत बेनिफिशियल होगा। चैप्टर नंबर 1 के भी सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, आपको सारे फ्री में मिल रहे हैं, तो आराम से आप देख सकते हैं और अपने न्यूमेरिकल्स का जो डर है वो आप अपना मिटा सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास का पहला न्यूमेरिकल मेरे पास लिखे हुए रखे हैं, मैं पढ़ता जाता हूं, आप लोगों को ध्यान से सुनना है, हर एक वर्ड को ध्यान से सुनना है और उसके बाद में सबसे पहले आपको सॉल्व करने का प्रयास करना है। क्योंकि पिछले वाले वीडियो में मैंने सारे फॉर्मूले डिस्कस कर ही लिए हैं, सारे फॉर्मूले मैंने बता दिए थे। आपको सबसे पहले क्या करना है, न्यूमेरिकल सुनना है, अपने आप ट्राई करना है, वीडियो को पॉज कर दीजिए वहीं पर और अपने आप लगाइए। अगर नहीं लगता है तो आप हमसे सहायता लीजिए, क्योंकि मैं तो यहां पर सॉल्व कर ही रहा हूं। ठीक है, और फिर मिलाइए कि आपने सही किया या गलत किया। ठीक है, एक्टिव होकर के क्लास देखिएगा, लेट करके क्लास मत देखिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन है 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। ठीक है, आगे बताया गया है संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित है, यह आपको बताना है। कितना इजी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है और क्या बता रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, इसमें क्या बताया है, 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र है और 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो 10 पिकोफैरेड का संधारित्र ये क्या है, 10 पिकोफैरेड क्या है, तो हम समझ सकते हैं कि ये संधारित्र की धारिता बताई गई है। ठीक है, तो संधारित्र की धारिता कितनी बताई गई है, 10 पिकोफैरेड, और जिसे हम काहे से लिखते हैं भैया, सी से लिखते हैं ना, तो सी इक्वल टू कितना है, 10 पिकोफैरेड। मैंने कई बार आपको बताया है कि पिकोफैरेड को फैरेड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करना होगा, और माइक्रोफैरेड को फैरेड में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, यहां पर पिकोफैरेड है और आपको धारिता चाहिए होती है फैरेड में, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये केवल फैरेड में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद बताया 50 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है। जब 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, इसका मतलब है संधारित्र की
प्लेटों के बीच में जो विभवांतर स्थापित किया गया है वो कितना है 50 वोल्ट, जिससे हम लिखते हैं V से, और V कितना है 50 वोल्ट। अच्छा, विभवांतर हमें वोल्ट में ही चाहिए होता है और वोल्ट में ही दिया है, तो इसको चेंज करने की तो आवश्यकता है नहीं। आपसे पूछा गया क्या गया है, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होती है, आपको बताना है। स्थिर वैद्युत ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा आपको ज्ञात करना है। और बच्चा मैंने पहले ही बता रखा है आपको फार्मूला, पिछली वाली क्लास में हमने पूरा डिस्कस किया था, अच्छे से आपको समझाया था कि जब किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा की बात करें या फिर संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा की बात करें, दोनों के लिए फार्मूला U = ½ CV² होता है। ठीक है, तो मैंने फार्मूला भी अब यहीं पर बता दिया है। अब आप अपने आप सॉल्व करिए, आंसर मिलाइए। ठीक है, चलो देखते हैं, हम भी यहां पर करते हैं। यहां पर स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला मैंने बताया, U = क्या होता है, ½ CV²। ओके, सो U = ½ लिखा मतलब 1/2। C का वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 × 10⁻12 है। ठीक है, इंटू में V² मतलब V का वैल्यू है 50, तो 50 का स्क्वायर कर दीजिए आप। ठीक है, देन U = क्या बन जाएगा, 2 से 10 को कैंसिल आउट करेंगे, 5 बचेगा, तो 5 इंटू में 10⁻12 लिखेंगे। 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2500, तो 2500 लिख दिया। इसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 2500 की, तो बन जाएगा 12500। ठीक है, और इंटू में 10⁻12, यही होगा ना। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमें पता है कि दशमलव, हमें साइंस का ये रूल रहा है, ठीक है, कि दशमलव हमारा एक अंक के बाद लिखा होना चाहिए। अगर कहीं पर दशमलव नहीं लिखा है तब भी आपको लिखना होता है। ठीक है, साइंटिफिक वैल्यू हमेशा दशमलव के साथ में लिखी जाती है। यहां पर दशमलव आप कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब दशमलव कहीं पर नहीं दिखता है तो उसको लास्ट में माना जाता है कि लास्ट में दशमलव है। अब आपको दशमलव लिखना कहां पे है, एक के बाद में दशमलव लगाना है। मतलब दशमलव को कहां खींच के लाना है, 1 2 3 4 अंक खींच करके लेफ्ट साइड में लाना है। ठीक है, तो अगर 4 अंक लेफ्ट साइड में लाते हैं तो याद रखिए दशमलव जब भी इस दिशा में खिसकेगा तो घातें क्या होंगी, हमेशा बढ़ेंगी, और जितने अंक खिसकाएंगे उतनी ही घातें बढ़ जाएंगी। सिंपल सी बात है। हम यहां पर क्या करना चाहते हैं, 1.2500 लिखना चाहते हैं। 00 लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं है। इंटू में 10 कितनी हो जाएगी, तो 4 अंक बढ़ेंगे भैया, 4 घात बढ़ जाएगी। तो 10⁻12 में जब 4 जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा भाई, सो U = 1.25 × 10⁻8 हो जाएगा जूल। ठीक है, तो ये हमारे आ गई वैद्युत स्थिर वैद्युत ऊर्जा। ओके, सो यही हमें फाइंड आउट करना था। बहुत इजी था, आपने कर भी लिया होगा मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं, अगले न्यूमेरिकल पर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बस सुनिएगा, अपने आप जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, आप हमारे भरोसे ना रहिएगा, आप अपने आप सबसे पहले ट्राई करिए, क्योंकि फॉर्मूले आपको पता ही होंगे। अगर कल वाली वीडियो देखी है और नहीं देखी है तो भाई देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही दिया है प्रीवियस वीडियो का। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है और बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से कर पाएंगे, मुझे भरोसा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को करके। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दिया है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है। एक गोलाकार चालक की त्रिज्या कितनी है, 9 मीटर है। इसकी विद्युत धारिता ज्ञात कीजिए। कितना इजी क्वेश्चन आपको दिया गया, और ये 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा। इतना इजी तो 1 ही नंबर में आ सकता है, ज्यादा नंबर में नहीं। ठीक है, क्या दिया है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या। क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में आपके। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस भी देखेंगे। आज के लेक्चर में भी 1-2 क्वेश्चन हम लोग बड़े लेंगे, उसके बाद में हम आगे के लेक्चर्स आते जाएंगे तो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आप सॉल्व करेंगे तो मज़ा बहुत आएगा। ठीक है, लेकिन उन सारे क्वेश्चंस को समझने के लिए ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले इसका आप आंसर बताइए क्या है। एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, इसकी विद्युत धारिता ज्ञात कीजिए। भाई त्रिज्या दी गई है, गोलाकार चालक की त्रिज्या दी गई है, जिसे हम कैपिटल R से लिख लें या स्मॉल r से लिख लें या a से लिख लें, जिससे मन हो उससे लिख लो यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, कितना है, 9 मीटर है। तो गोलाकार चालक की त्रिज्या कितनी है, 9 मीटर है, और आपको इसकी धारिता ज्ञात करनी है, C ज्ञात करनी है। और आपको अब ये समझना होगा कि यहां पर फार्मूला कौन सा अप्लाई करना होगा। याद करिए, जब मैंने कल बताया था, कल मैं आपको जब समझा रहा था, सारे फार्मूले डिस्कस कर रहा था, तो उस स्थिति में मैंने बताया था जब भी किसी विलगत गोलीय चालक की धारिता की बात करेगा या फिर किसी खोखले गोले
की धारिता की बात करेगा तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। मैंने पिछले वाले वीडियो में ये बताया था और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखिए। मुझे पता है कि आपको सारे फॉर्मूले लर्न होंगे, लेकिन फॉर्मूले लर्न होने से न्यूमेरिकल नहीं लगते। आपको साथ ही साथ में पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहां पर अप्लाई किया जाता है, और यही हमने पिछले वाले वीडियो में बताया। ठीक है, तो पहले उस वीडियो को जरूर देख करके आए, और अगर देख करके आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता भी होगा यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। C इक्वल टू क्या होगा, किसी गोलीय चालक की धारिता की जब भी बात करेगा तो C इक्वल टू फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहां पर लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पर इसका वैल्यू रखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कुछ हो गया था। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता ही होगा। नहीं पता है क्या, मैं बताता हूं, क्योंकि आपने इसका वैल्यू तो जरूर पढ़ा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमने ही 1000 बार बताया है आपको। कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है ना ये। अब अगर इसका वैल्यू पता है तो आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो पलट दीजिए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर में क्या हो जाएगा, इसको पलटिए 1/9 × 10⁹। भाई यही तो होगा, रख दीजिए। आर दिया ही है तो क्या होगा, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है आपके पास 1/9 × 10⁹, और R का वैल्यू आपको दिया है 9 मीटर, तो यहां से 9 कैंसिल आउट। C इक्वल टू 1 लिखिए, 10⁹ को ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁹, तो ये आ गया आपका फैरड में आंसर। धारिता आ गई 1 × 10⁹ फैरड। ओके, बहुत इजी था, आसानी से आप कर पा रहे होंगे, मुझे पता है आपको समझ में भी आ रहा होगा। और बस ये याद रखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आता है, तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है। ठीक है, मैंने ढूंढ के क्वेश्चन रखे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से 25 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। क्या बताया गया है, एक 8 माइक्रोफैरड धारिता वाला कोई संधारित्र है और इसकी प्लेटों के बीच में पहले 20 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया था और बाद में 25 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया। तो 20 से 25 वोल्ट का जब विभवांतर लगाया जाएगा तो उसकी ऊर्जा भी तो कुछ ना कुछ बढ़ेगी, तो उसकी ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी ये आपको ज्ञात करना है। अच्छा, यहां पर कॉन्सेप्ट कौन सा इस्तेमाल करना है अभी बताता हूं, पहले सारे के सारे वैल्यूज जो दिए हैं बुक में, सॉरी हाँ क्वेश्चन में, वो पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है, उसने क्या बताया है, 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र, मतलब ये संधारित्र की धारिता दी है जिसे हम C से लिखेंगे। C इक्वल टू क्या है, 8 माइक्रोफैरड, तो यहाँ पर लिख देते हैं C इक्वल टू 8 माइक्रोफैरड। भैया माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, अभी बताया था ना, क्या करते हैं 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फैरड में चेंज हो जाता है। तो C इक्वल टू कितना है, 8 × 10⁻⁻6 फैरड। आगे बताया है कि संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से 25 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करना है। तो कितना, पहले विभवांतर कितना था, 20 वोल्ट, मतलब V1 की अगर हम बात करें तो 20 वोल्ट विभवांतर था। ठीक है, और बाद में कितना कर दिया गया विभवांतर, जिसे हम V2 लिखें तो था 25 वोल्ट। ठीक है, तो जब विभवांतर 20 से 25 कर दिया जाएगा तो उसकी ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी आपको निकालना है। ऊर्जा में वृद्धि आप कैसे निकालेंगे, अगर मैं एक एग्जांपल छोटा सा लूं, मैंने कह दिया कि मान लिया किसी भी समय में किसी संधारित्र की ऊर्जा 25 जूल थी, एग्जांपल 25 जूल थी, और बाद में ऊर्जा जो है वो हो गई हमारे मान लिया 28 जूल। ठीक है, पहले 25 जूल थी, बाद में 28 जूल हो गई, तो हम इसमें ऊर्जा की वृद्धि क्या बताएंगे, आपसे पूछा जाए इसमें कितनी ऊर्जा की वृद्धि हुई है, तो आप बता सकते हैं 3 जूल ऊर्जा की वृद्धि हुई है। कैसे बताया, आपने इस ऊर्जा से इस ऊर्जा को घटाया है, यही तो हुआ है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये प्रारंभिक ऊर्जा थी और ये बाद वाली ऊर्जा है।
ठीक है। तो बाद वाली ऊर्जा को पहले वाली ऊर्जा से अगर हम घटा दें तो उसमें ऊर्जा में जो भी वृद्धि हुई होगी हम वो ज्ञात कर सकते हैं। मतलब ऊर्जा में वृद्धि क्या होती है, U2 माइनस U1। U2 से U1 घटाएंगे, ऊर्जा में वृद्धि निकल आएगी। यही कॉन्सेप्ट यहां पर लगाइए भाई। क्या होगा, ऊर्जा में वृद्धि को अगर मैं डेल्टा U से व्यक्त करूं तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाद में जो ऊर्जा हो जाएगी जब 25 वोल्ट विभवांतर किया जाएगा उस समय की ऊर्जा को अगर मैं घटा दूं 20 वोल्ट विभवांतर वाली ऊर्जा को, मतलब V1 U1 को घटा दूं तो ऐसी स्थिति में क्या निकल के आएगा, ऊर्जा में वृद्धि निकल के आ जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। भैया हमने बताया था संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। क्या होता है, U इक्वल टू हाफ CV²। अभी इस्तेमाल किया हम लोगों ने, ठीक है। तो यहां पर वही लगाना है। U2 के लिए क्या होगा, हाफ CV की जगह पर V2² होगा, और U1 के लिए क्या होगा, हाफ U1 के लिए V1² हो जाएगा। बस इतना ही तो अंतर है। इसको कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा U इक्वल टू हाफ C तो कॉमन मिल जाएगा भाई दोनों में, और यहां पर V2² और माइनस में V1², ठीक है। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा U इक्वल टू हाफ C का वैल्यू बताइए आप कितना है, 8 गुणा 10 की पावर माइनस 6। इसके बाद में V2², V2 कितना है, तो है 25 का स्क्वायर, माइनस V1 कितना है, 20 का स्क्वायर। ओके, यही होगा। देन डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा, यहां पर भाई कैंसल आउट कर सकते हो 2 से 8 को, तो ये क्या आएगा, 4 आएगा ना। तो यहां पर लिख देते हैं डायरेक्ट 4 इंटू 10⁻⁻�6। और भाई यहां पर जरा आप करें 25 का स्क्वायर 625 होगा, और 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। यही होगा, ठीक है। अब आगे करेंगे। सो डेल्टा U इक्वल टू क्या बनेगा, 4 इंटू में 10⁻⁻6 इंटू में 625 से 400 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 225 बचेगा भाई, ठीक है। अब चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देन डेल्टा U इक्वल टू 225 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 900 आ जाएगा, इंटू में 10⁻⁻6। भाई ये 2 जीरो अगर हम इसको दे देना तो ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो जैसे हम इसको दे देंगे तो ये बनेगा डेल्टा U इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻4 जूल। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया जो हमें प्राप्त करना था। ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई, तो ऊर्जा में होने वाली वृद्धि है 9 इंटू 10⁻⁻4 जूल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल ये भी था, आसानी से आप कर पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। आप क्वेश्चन पहले सुना करें, उसके बाद में अपने आप सॉल्व किया करें, फिर आप जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसको मिलाइए कि आपने कहां पर गलती की। मुझे उम्मीद है आपकी कोई गलती नहीं मिलेगी, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं और आप गलती कैसे कर सकते हैं भाई, ठीक है। आप अच्छे पढ़ने में मुझे पता है। चलो अगला सवाल लगाते हैं, घी नहीं चुपड़ते हैं ना, ठीक है। अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो तो मैं ही बताऊंगा, देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, थोड़ा सा समझने वाला है, ध्यान से समझेंगे आप आसानी से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 1 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम तथा -1 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। क्या बताया गया है, 1 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम का एक आवेश है, दूसरा है -1 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम का आवेश, और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। आप चैप्टर नंबर 1 में मैंने एक परिभाषा बताई थी वैद्युत द्विध्रुव की, आपने पढ़ी होगी कभी ना कभी, तो आपको पता भी होगा कि अगर कोई दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश अगर कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसे उन दोनों आवेशों से बनने वाले निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते थे। यहां पर क्या बताया है, एक आवेश है 1 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम का, एक है -1 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम का, दोनों बराबर आवेश हैं, बस एक प्लस का है एक माइनस का है, और 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये किसका मतलब है कि ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे होंगे, तो ये वैद्युत द्विध्रुव एक तरीके से है, ठीक है। इसके बाद बताया है स्थित है, यह वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणा 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। मतलब इस वैद्युत द्विध्रुव को कहां रखा गया है,
1 गुणा 10 की पावर 5 मीटर वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। और तब हमें क्या बताना है, द्विध्रुव स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। मतलब द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा आपको ज्ञात करना है स्थायी संतुलन की स्थिति में। बच्चा याद करिए, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। अब की बार ना तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा पूछा है और ना ही किसी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात की है। मैंने कल तीनों फार्मूले स्थितिज ऊर्जा के बताए थे। जब मैंने बताया था वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है U = K Q1 Q2/R। इसके बाद में जब संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा की बात आई थी तो फार्मूला बताया था U = ½ CV², जो अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है U = PE cos थीटा। ये हमने कल वाले दिन बताया था और आपको पता होना चाहिए। अगर पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, चलो तो इसके सारे पहले वैल्यूज लिख लेते हैं, उसके बाद में फार्मूला बता दिया है, आप अपने आप सॉल्व करने का प्रयास करिए, मैं इधर करता हूं। ठीक है, देखिए यहां पर क्या दिया है, 2 आवेश दिए हैं, 2 आवेश हैं, मतलब हम Q1 लिख सकते हैं। Q1 कितना है, 1 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम है भाई। ठीक है, दूसरा आवेश Q2 दिया है, Q2 भी इतना ही है, बस माइनस का है, 1 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम का आवेश है। ठीक है, दोनों कितनी दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच की दूरी r है 2 सेंटीमीटर। और याद रखना, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 10⁻² मीटर में आ जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद में आपसे पूछा गया है ये वैद्युत ध्रुव जो बनके तैयार होगा, इस वैद्युत ध्रुव को कहां रखा गया है, तो बताया गया है इस वैद्युत ध्रुव को 1 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो एक कितने वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र को हम E से लिखते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र E = 1 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। ऐसी स्थिति में साम्य इसने बताया कि द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति का मतलब होता है थीटा 0 होना चाहिए। द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर रखा होता है तो स्थायी संतुलन वो कहा जाता है। ठीक है, तो द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अगर आपको ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा, जिससे स्थायी संतुलन की स्थिति का मतलब है यार 0 डिग्री। क्या मतलब है, 0 डिग्री। यही तो मैं बता रहा था, स्थायी संतुलन की स्थिति का मतलब है 0 डिग्री। अस्थायी संतुलन की स्थिति का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज याद रखिए। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है भैया हमें क्या ज्ञात करना है यार, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, मतलब U ज्ञात करना है, U ज्ञात करना है। और द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला U = -PE cos थीटा। अब आपकी इच्छा है माइनस लगाओ या ना लगाओ, कभी कभी आंसर में माइनस लगा होता है, कभी कभी नहीं लगा होता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। स्थितिज ऊर्जा नॉर्मल ऋणात्मक ही होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, U = -PE cos थीटा। ओके, इसके बाद में हम क्या करेंगे, U = -P का वैल्यू आपको पता है क्या, नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो आप P है क्या, यहां पर वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, P = 2QL। जो हमसे पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं, और या तो इसी को लिखते हैं Q × R। इसको भी 2QL को क्या लिखते हैं, Q × 2L। तो Q आवेश होता है, द्विध्रुव पर स्थित आवेश में से कोई एक आवेश उठा के ले लो, Q आवेश हो जाता है। और 2L क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। यहां पर हमने दोनों आवेशों के बीच की दूरी को R से लिखा है, इसलिए यहां पर 2L की जगह पर R लिख लीजिए। तो Q × R वाला हम लोग फॉर्मूला यहां पर लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर P की जगह पर क्या हो जाएगा, Q × R, Q × R, और इंटू में क्या है, E cos थीटा। कोनो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये हो जाएगा U = -Q। Q का वैल्यू बताओ भाई, तो Q यार अब दोनों हैं बराबर है, तो उसमें से कोई एक उठा करके रख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चिन्हों का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर चिन्ह नहीं रखने होते, कोई एक आवेश ले लो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 गुणा 10 की पावर -6। ओके, R क्या है, 2 गुणा 10 की पावर -2। E क्या है, तो E है 1 गुणा 10 की पावर 5। और cos थीटा क्या है, थीटा है 0 डिग्री। ओके, तो ये बन जाएगा U = 1 और 2 की गुणा 2 और 1 की गुणा 2 ही रहेगा, तो -2 गुणे में 10 की पावर -6 और -2 जोड़ करके -8 हो गया, और 10 की पावर +5 भी है, और cos 0 का मान 1 होता ही है।
ठीक है, चलो आगे करते हैं। तो 2 1 जा 2 ही रहेगा, माइनस का 2 इंटू 10 टू पावर कितना बचेगा भाई यार, -3 बचेगा ना। ये जूल में आपकी स्थितिज ऊर्जा निकल के आ गई। ओके, तो ये U इज इक्वल टू कितना निकला, -2 इंटू 10 टू पावर -3 जूल। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखेंगे तो क्या मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिएगा, अब शायद धीरे धीरे आपका न्यूमेरिकल का डर खत्म होगा, क्योंकि भाई बस इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, कठिन नहीं आता ज्यादा। ठीक है, और कठिन होते भी कहाँ है, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझे तो न्यूमेरिकल कोई कठिन होता ही नहीं है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता होती है, और कॉन्सेप्ट मैंने वीडियोस लेक्चर में आपको समझाए हैं। सारे के सारे वीडियो लेक्चर यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 14 तक सारे के सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। आप एंजॉय कर सकते हैं, फ्री में सारे के सारे वीडियोस देखें और अच्छे से यहाँ पर फिजिक्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मैथ का भी मैंने कुछ लेक्चर्स अपलोड किए हैं, कुछ चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, और देखो अगर कोशिश करता हूँ कि आगे आगे के चैप्टर्स भी मैं कंप्लीट करवाने का प्रयास करूँगा मैथ के। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। ठीक है, आगे बताया है इसके आधे भाग को चित्रानुसार एक परावैद्युत पदार्थ से भरा जाता है, चित्र बना है। ठीक है, इसके बाद में तो इसकी धारिता 5 माइक्रोफैरड हो जाती है, परावैद्युतांक के का मान ज्ञात कीजिए। पहले चित्र बना देता हूं, उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ता हूं तो समझ में आएगा आपको भाई। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट नहीं कर सकता भाई, अगर यार मैं यहाँ पे नोट करूंगा ना तो दिक्कत है कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर मुझे मेहनत बहुत पड़ जाएगी। ठीक है, और आलसी तो वैसे भी हूँ। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन है किसी समान, पहले चित्र बना लेता हूं। ठीक है, चित्र क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है इस तरह से। ठीक है, इसके आधे भाग को क्या किया गया है, इसके आधे भाग में भाई एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है। इसके आधे भाग में परावैद्युत पदार्थ को भर दिया गया है। ठीक है, आधे भाग में परावैद्युत पदार्थ नहीं है, मतलब ये समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटें, ये प्लेटें, इन प्लेटों के बीच में आधे में खाली स्थान है, वायु या निर्वात ही है, लेकिन आधे में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है। मान लिया इसका परावैद्युत पदार्थ के, यही हमें फाइंड आउट करना है कि परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कितना है, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, बताया गया था कि जब ये परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा था तब इसकी कुल धारिता थी 2 माइक्रोफैरड। कितनी धारिता थी टोटल, 2 माइक्रोफैरड। लेकिन जैसे ही इसके आधे पदार्थ, मतलब आधे भाग को परावैद्युत पदार्थ से भर दिया जाता है तो इसकी धारिता कितनी हो गई है, इसकी धारिता हो गई है भैया अब 5 माइक्रोफैरड हो गई है। पहले जब नहीं भरा गया था परावैद्युत पदार्थ तो धारिता थी 2 माइक्रोफैरड, अब कितनी हो गई है, 5 माइक्रोफैरड। तो आपको बताना है इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक के। ठीक है, क्वेश्चन में दोबारा पढ़ता हूं, ध्यान से समझिएगा आप क्वेश्चन को। बताया गया किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, फिर इसमें बताया गया इसके आधे भाग को चित्रानुसार एक परावैद्युत पदार्थ से भरा जाता है। ठीक है, तो इसकी धारिता 5 माइक्रोफैरड हो जाती है। ओके, भरने के बाद में परावैद्युत के का मान ज्ञात कीजिए, परावैद्युतांक के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, आसानी से बस समझना है। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जब भी किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ को रखते हैं तो हमेशा उसकी धारिता बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। और कितनी हो जाती है, तो जितना उसका परावैद्युतांक होता है उतने गुना हो जाता है। मान लिया कि पहले धारिता थी C, और जब के परावैद्युतांक वाला माध्यम प्लेटों के बीच में भर दिया जाएगा तो उसकी धारिता हो जाएगी भैया C', जिसे लिखेंगे KC। पहले अगर C धारिता थी तो बाद में KC हो जाएगी उसकी धारिता। K क्या है, वहां पर परावैद्युतांक है उस माध्यम का जो माध्यम प्लेटों के बीच में भरा गया है। ठीक है, या फिर इसी फॉर्मूले को आपने ऐसे दिखा होगा, C बराबर में KC0। ओके, यहां पर C0 है वायु या निर्वात, जब वायु या निर्वात हो प्लेटों के बीच में तब की धारिता, और C है जब के परावैद्युतांक वाला पदार्थ भरा हो तब की धारिता। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें यह रखना है कि के गुना हो जाता है धारिता। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए,
अगर मैं यहाँ पे देखूं इस दोनों भागों को अलग अलग मैं बांट दूं तो यहां पर मैं कैसे बांटूंगा, इसका ये देखो ये संधारित्र है, संधारित्र का ये वाले पार्ट को हम ए बोलेंगे और इस वाले पार्ट को बी बोलेंगे जहां पर परावैद्युत पदार्थ भरा गया है। ओके, ए वाले भाग की जो धारिता होगी जिसे हम सी से लिख सकते हैं वो कितनी होगी, 1 माइक्रोफैरड। अब तुम सोच रहे हो कि भैया 1 माइक्रोफैरड कहां से ले आए, 1 माइक्रोफैरड तो क्वेश्चन में दिया नहीं है। अरे दिया है यार, क्या दिया है, 2 माइक्रोफैरड दिया है। पूरे संधारित्र की धारिता कितनी है, 2 माइक्रोफैरड, तो इसके आधे भाग की संधारित्र की धारिता 1 ही माइक्रोफैरड तो होगी। और अगर इधर वाले आधे भाग की संधारित्र की धारिता बोलूं तो ये भी क्या होगी, ये भी तो 1 माइक्रोफैरड होगी, क्योंकि पूरी तो 2 थी, इधर वाले आधे की 1 माइक्रोफैरड, इधर वाले आधे की 1 माइक्रोफैरड, जब ये पदार्थ नहीं भरा था तब। ठीक है, लेकिन जब ये पदार्थ भर दिया जाएगा, ध्यान से सुनना जरा, जब ये पदार्थ भर दिया जाएगा तो अब इधर वाले की तो धारिता बदलेगी नहीं, क्योंकि यहां पर तो कुछ भरा ही नहीं है, तो ये तो इतना ही रहेगा। लेकिन इधर वाली धारिता, इसकी धारिता तो बदल जाएगी ना, तो CB अगर ये थी तो ये CB डैश बाद में इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, CB डैश जो हो गए KCB। जैसे अभी मैंने C पहले थी तो बाद में C डैश बराबर KC हुआ था, तो पहले CB थी बाद में CB डैश बराबर KCB डैश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हमें पता है कि ये क्या है, अब कुल धारिता मिलाकर के कितनी हो गई है, 5 माइक्रोफैरड, तो ये टोटल धारिता है 5 माइक्रोफैरड। तो हम कह सकते हैं अब इसकी और इसकी टोटल जोड़ करके 5 माइक्रोफैरड हो गई है, मतलब कुल धारिता C बराबर में क्या हो गया, इसकी धारिता जोड़िए, ये तो बदली नहीं थी, और इसकी धारिता CB नहीं जोड़ना है, CB डैश, क्योंकि ये बदल चुकी है, CB डैश हो गई है इसकी धारिता जब पदार्थ भर दिया गया है। ठीक है, तो CB डैश, तो C की जगह पर हम लिखेंगे 5 माइक्रोफैरड। अच्छा, यहां पर माइक्रोफैरड को आप चेंज करिए या ना करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि सभी माइक्रोफैरड में ही आने वाली है। आप चेंज कर लेंगे तब भी 10⁻⁻6 कॉमन लेकर के खत्म ही हो जाना है, तो यहां पर कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है, आंसर भी माइक्रोफैरड में ही आना है। तो 5 बराबर में CA कितना, तो CA हमारा है 1 माइक्रोफैरड प्लस CB डैश कितना, तो CB डैश कितना है KCB। ओके, एक को इधर ले आइए, 5 माइनस 1 बराबर में KCB का वैल्यू 1, तो 5 से 1 गया 4, 4 बराबर में K और 1 का मल्टीप्लाई K, तो K बराबर में क्या आया 4, अर्थात इस माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा, 4 होगा। माध्यम का परावैद्युतांक कितना, 4 है। ठीक है, बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, इजी भी था, आसानी से समझ में भी आया होगा। समझ में आया तो भाई लाइक कर दो यार, लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, अभी मैं और क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी ना जाइएगा कहीं। चलो देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया है, क्या है भाई, चित्रानुसार संयोजन, जो चित्र बनाया है। ठीक है, पहले चित्र ही बना दूं क्या, पहले बोल देता हूं, चित्रानुसार संयोजन के समतुल्य धारिता की गणना कीजिए। अब चित्र बना है, मैं दिखाता हूं चित्र में क्या बना है। ठीक है, ये इस तरह से बिंदु A है, इधर यहां पर एक संधारित्र जोड़ा गया है ऐसे। ठीक है, और ये हमारा बिंदु B है, यहां पर एक संधारित्र जोड़ा गया है और यहां पर फिर एक संधारित्र जोड़ा गया है इस तरह से। इसकी धारिता C1 बराबर में दी गई है 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, शायद यही है, हाँ। C2 बराबर में दी गई है 10 माइक्रोफैरड। ओके, और C3 बराबर में दिया गया है 3 माइक्रोफैरड। ओके, आपको क्या बताना है, इसकी तुल्य धारिता बतानी है बस। क्वेश्चन में ये चित्रानुसार संयोजन के समतुल्य धारिता की गणना कीजिए, इसकी तुल्य धारिता बतानी है, जोड़ लेना है। अब जोड़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि धारिताओं को कैसे जोड़ा जाता है। 2 विधियां होती हैं, समांतर क्रम विधि, श्रेणी क्रम विधि, आपको पता भी होगा। ठीक है, शायद मैंने कल वाली क्लास में ये फार्मूला नहीं बताया था, आपको पता होगा, ये नॉर्मल चीज़ है। मैं यहीं पर बता देता हूँ कि जब भी संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है। ठीक है, संधारित्रों का बता रहे हैं यार, धारिताओं का श्रेणी क्रम संयोजन। ओके, धारिताओं का श्रेणी क्रम संयोजन। हाई स्कूल में यार प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, संयोजन क्या होता है,
तो इसमें जस्ट अपोजिट होता है, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 डॉट डॉट डॉट, जितने भी होते हैं यार उतने जोड़ देते हैं। वैसे देखा जाए तो हम जब प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ते थे तो इस प्रकार का फॉर्मूला समांतर क्रम के लिए था, यहां पर श्रेणी क्रम के लिए इस प्रकार का फॉर्मूला है। ठीक है, यहां पर धारिताओं का समांतर क्रम बोलिए या पार्श्व क्रम बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या होता है? तो समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला C बराबर में C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी होंगे उतने जोड़ लेते हैं। और इस प्रकार का फॉर्मूला अगर प्रतिरोध में बात करें तो इस प्रकार का फॉर्मूला श्रेणी क्रम के लिए होता था, यहाँ पर समांतर क्रम के लिए, बस थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, आगे बात करें। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे C1 और C2 दोनों किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। तो लिख देते हैं C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या करेंगे भाई? C1 व C2 को किसमें? श्रेणी, गलत लिख दिया क्या? कोई बात नहीं, लिख लेना आप। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, तो C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे भाई? तो फार्मूला श्रेणी क्रम के लिए ये, तो लगाते हैं 1/c डैश बराबर में 1/c1 प्लस 1/c2। अच्छा, C डैश तुम सोच रहे हो क्यों लिखा, 1/c क्यों नहीं लिखा? जो फाइनल होगा ना इन तीनों का मिला करके उसको हम C लिख लेंगे ना, इसको अभी C डैश लिख लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपको मानना है वो यार मान लो। C मानना है तो C मान लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, अब क्या बन जाएगा? 1/c डैश इक्वल टू 1/c1 है भैया 5 और C2 है भैया 10। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/c डैश बराबर में एलसीएम 10, 5 दूना 10, 2 10 एकम 10, 1, तो 1/c डैश इक्वल टू 3/10 आ जाएगा। तो C डैश इक्वल टू 10/3 माइक्रोफैरड में था तो माइक्रोफैरड आ गया भैया। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आया 10/3 माइक्रोफैरड। अब ये 10/3 माइक्रोफैरड मतलब इनका तुल्य प्रतिरोध जिसे C डैश बोल रहे हैं, C डैश और C3 दोनों किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। ठीक है, तो लिख देते हैं C डैश व C3 को पार्श्व क्रम में, मतलब समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में जोड़ने पर लिख लेना। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? पार्श्व क्रम में तो डायरेक्टली जोड़ते हैं ना, C बराबर C डैश और किसको जोड़ना है? C3 को जोड़ दिया। तो C बराबर C डैश कितना? 10/3 और C3 कितना है? 3 है। ओके, तो C बराबर में 3 3 9, 9 और 10 19/3 माइक्रोफैरड। ये आ गई इस परिपथ की तुल्य धारिता 19/3 माइक्रोफैरड। इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में तो आ गया होगा ना। अगर समझ में आ गया है तो लाइक करिए ना, अगर नहीं किया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को जरूर शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की हमें जरूरत है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब वीडियोस देखेंगे तभी तो हम वीडियोस बनाएंगे ना आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहिए, हम आपका ऐसे ही खुल के सपोर्ट करते रहेंगे, आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, आपके न्यूमेरिकल्स का डर भगाते रहेंगे। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है आप हमसे शेयर तो करिए। अगर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टा आईडी हमारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए वहाँ पर फॉलो करिए। कोई क्वेश्चन है आप हमें वहाँ पर भेजिए, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में और कुछ भयंकर क्वेश्चंस लेकर के आएंगे चैप्टर नंबर 2 के। ठीक है, और उनको भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, आज क्लास में इतना ही रखेंगे। भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी कहिए कि सब्सक्राइब कर लें, फायदे में रहेंगे आप भी और हम भी। ठीक है, चलो क्लास को आज ओवर करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय और पढ़ाई करते रहिए।